हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मथन। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी सीरीज जिसमें हम लोग यूपीएससी 2025 के लिए पूरी तरीके से साइंस एंड टेक का रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के चलते अभी तक हम लोग ने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी और कल हम लोग ने स्टार्ट किया था जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी वैसे कंप्लीट हो गया है और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग ने स्टार्ट कर लिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जेनेटिक जो है जेनेटिक वगैरह पढ़ चुके हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग ने पढ़ा थोड़ा बहुत। हम लोग ने जाना कि जो जीन एडिटिंग होता है वो क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन एडिटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोग ने पढ़ लिया है। तो अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो हमारे चैनल के नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अगर मैं बात करता हूँ आगे की, तो कल हम लोग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग ने देखा कि मेल और फीमेल का जो स्पर्म और एग होता है वो किस तरीके से फ्यूज होता है, उसमें हम लोग क्या तरीके से काम देखते हैं, जो ATCG है वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पता की। अब हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, ये अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक चीज़ आई थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉरेन एलिमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है है ना। तो हम लोग ने क्या देखा था, जो फॉरेन एलिमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसमें, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में। मतलब फॉरेन एलिमेंट जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब ये जो फॉरेन एलिमेंट है इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बिना फॉरेन एलिमेंट के इंट्रोडक्शन के हम लोग आगे इस चीज को नहीं देख पाएंगे, राइट। तो उसी चीज के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन DNA। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन DNA। तो अब इसके ऊपर अगर हम बात करें ना तो यार इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। अब ये रिकॉम्बिनेंट DNA होता क्या है सर? देखिए इसको आप ऐसे समझिए, इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक कुछ स्टोरी सुनाता हूँ। पहले आपको याद होगा जो इंसुलिन होता है, आपको पता होगा ना कि हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ना। एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। तो अब ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है ना, कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, तभी वो डायबिटिक हो जाते हैं पेशेंट्स जो होते हैं। आपने होगा आपके घर के आसपास कोई ना कोई तो डायबिटीज से जूझ ही रहा होगा। तो ये डायबिटीज जो होता है ये किस तरीके से काम करता है, कैसे ये डायबिटीज हो जाता है? जब आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दे। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देगी तो इसी चक्कर में आपको डायबिटीज हो जाएगा, है ना। फिर कभी कभी तो देखिए शुगर मना हो जाता है, फिर उसके बाद कभी कभी नमक भी खाना मना हो जाता है, बंद हो जाता है कि आप नमक भी नहीं कंज्यूम कर सकते और सॉल्ट। तो इसी के ऊपर बात करते हैं। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन जब प्रोड्यूस करना बंद कर देती थी ना, पहले के ज़माने में क्या होता था, तो हम लोग क्या करते थे, पहले ना एक पिग आता है ना, पिग, हम लोग उसका DNA एक्सट्रैक्ट करते थे और उसको अपने यहाँ इंजेक्ट करते थे, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते थे। लेकिन देखो ना ये चीज़ सही नहीं है, राइट। ये चीज़ सही तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि यार देखो अपने उसके लिए आप किसी पिग को मार दे रहे हो, दिस इज नॉट गुड ना, एथिकली इट इज़ रॉन्ग। तो हमने क्या किया, फिर हमें पता लगा कि यार एक चीज़ है, किस तरीके की चीज़ है, कुछ ऐसी। हम क्या करते थे, जो पिग होता था ना उसमें से हम लोग क्या करते थे, उसका DNA एक्सट्रैक्ट करते थे, उसमें से जो भी नीड होता था, जो भी सीक्वेंस ज़रूरी होता था आपके इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते थे। लेकिन उससे क्या होता था कि जो सुअर होता था या जो पिग होता था वो मर जाता था। तो ये चीज़ एथिकली गलत थी। अब हम लोग ने सोचा कि नहीं यार, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जो चीज़ ये सही रहे। तो हमें क्या मिलता है, कुछ टाइम बाद हमें एक कुछ इस तरीके का बैक्टीरिया मिलता है। हमें क्या मिलता है, हमें बैक्टीरिया मिलता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, हम देखते हैं कि यार इसमें ना, इसमें DNA है,
और साथ में एक और चीज है, ये राउंडेड सर्कुलर सी, और इसी को हम जानते हैं किस नाम से? इसको हम जानते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये करता क्या है? इसी को ना हम लोग एक और कहते हैं। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना, इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। ये जो सर्कुलर सा है ना, गोल गोल सा, इसको हम लोग प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो ये जो बैक्टीरिया है ना बच्चा, इस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं ई कोलाई। अब सोचिए हुआ क्या। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप कहां से ले आए सर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब है? हमें क्या मिला ना, हमें मिला कि भाई ये जो बैक्टीरिया है, इसमें जो प्लाज्मिड है ना, इसमें जो प्लाज्मिड है, ये क्या करता है पता है आपको? ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि भाई इसका काम ना इंसुलिन बनाना भी हो सकता है। अगर हम लोग इस बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकालें और एक पर्टिकुलर थिंग पे, जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, वो प्लाज्मिड निकाला और जो भी पार्ट इसका इंसुलिन बनाता है उसको हम लोगों ने क्या किया, अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा? हम लोग की बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगी। समझ गए? और इससे और क्या फायदा होगा कि भाई जो पिग्स थे जो मर रहे थे वो भी नहीं मरेंगे, एथिकली भी ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई हमको एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया मिला जिसके पास एक डीएनए और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आपका डीएनए है। एक डीएनए नॉर्मल है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड के बारे में हम लोग ने जान पहचान की, थोड़ा पता किया इसके बारे में कि यार कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये बैक्टीरिया है यार, बहुत छोटा सा है, इसके अंदर से निकालेंगे कैसे? और चलो हम लोग ने निकाल भी लिया कि वो सीक्वेंस है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो हम लोग ने निकाल भी लिया, तो उसको कैसे आप ह्यूमन बॉडी में या किसी जब इंसुलिन प्रोड्यूस करना हो तो कैसे आप डालोगे, आप किस तरीके से डालोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वो अब हम लोग जानने वाले हैं कि अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ये क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, हम लोग ये जानेंगे अब। ठीक है? तो हमने क्या देखा कि देखिए, आप समझिए ऐसे कि एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड समझ में आ गया क्या है? ये मान लीजिए प्लाज्मिड है, ये हमने क्या किया, जो अपना बैक्टीरिया था उसका प्लाज्मिड आ गया। ठीक, ये हमारा प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, और मान लीजिए पहले ये देख लीजिए आप, ये प्लाज्मिड हमारा किसका हो गया? बैक्टीरिया का ना। और हमें ये चीज किसके अंदर डालनी है? हमारे अंदर, एक ह्यूमन के अंदर। तो हमारा भी तो डीएनए नीडेड होगा। तो ये मान लीजिए हमारा डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल बना रहा हूं। ये फॉरेन डीएनए जिसके भी अंदर ये चीज प्रोड्यूस करनी है, इन दिस केस हमारे अंदर। क्लियर है ये चीज? इतनी क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया भाई, देखिए हमें पता लगा कि ये जो, एक सेकेंड, हमें क्या पता लगा कि देखिए ये जो प्लाज्मिड है ना पूरा, ये जो प्लाज्मिड है इसमें से एक पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है ना, ये सिर्फ इतना पार्ट, जो येलो वाला पार्ट मैंने आपको बताया है, सिर्फ यही है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंसुलिन। सिर्फ ये पार्ट ही इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, और कोई पार्ट नहीं कर रहा है प्रोड्यूस। बाकी जो व्हाइट पार्ट है वो चीज नहीं कर रही है। जो ये आपका येलो पार्ट है, सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यार एटीसीजी होता है, एटीसीजी सीक्वेंस बने होते हैं इस तरीके के। तो ये जो सीक्वेंस है, मान लीजिए कि CTAG है, ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, तो वो किसी एक जगह पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है? ये येलो पार्ट कौन सा सीक्वेंस है? जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब क्या होता है कि हम लोग को इसको काटना पड़ेगा ना। तो कैसे काटोगे? क्या कैंची ले आओगे और काट दोगे? ऐसे तो काट नहीं पाओगे, है ना? तो इसके लिए हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर।
और ये जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है ना, ये कैटलिस्ट होता है। किस प्रकार का कैटलिस्ट? का मतलब क्या होता है? ये जो रिएक्शन, जो भी आप रिएक्शन होता है उसको फास्टन कर देता है और तेज कर देता है ना। जैसे सोडा, उसको आप शेक करके बॉटल खोलो तो उड़ेगा, लेकिन उसमें आप मिंटॉस डाल दो, जो बोलते हैं नहीं मिंटॉस डाल दो और फिर भी उड़ेगा। तो वो जो मिंटॉस होता है वो कैटलिस्ट जैसे काम करता है ना, उसी तरीके से ये भी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाएंगे। अब वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है सर? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप ऐसे जानिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो एक तरीके का कैंची होती है। क्या होती है? सिजर होती है। हमने क्या किया कि इस सिजर से हमने इसको काटा, हमने इसको काट दिया, यहां से काटा और यहां पे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, यहां पे हमने इन दोनों जगह पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा दिया। अब क्या किया हमने ये क्या किया, अब भाई देखिए आपकी जो बॉडी है उसमें भी तो कहीं ना कहीं कट लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये जो लाइन है, ये जो आपका डीएनए, इसमें कहीं भी ऐसे फिट कर दोगे, ऐसे तो फिट नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपको भी काटना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, आप इसमें भी एक कट लगाओगे। जो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उसको हटा दोगे, जो भी आपका सीक्वेंस इंसुलिन जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उसको आप हटा दोगे। सेम गोज विद हियर। इतना क्लियर है आपको? अब हम क्या करते हैं, इसको हटा के हमें इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा। हमने कट पिट तो कर लिया, अब क्या होगा भैया, अब कुछ ऐसा होगा कि ये आपका जो डीएनए है वो किस तरीके से बन जाएगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा था, और उसके बाद ये जो आपने येलो पार्ट काटा था, इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, आपने ये व्हाइट वाला पार्ट पुट करना है। ये व्हाइट वाला जो आपका, जो भी आपने ये वाला एलिमेंट काटा है, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आपने लगा दिया। लेकिन अभी आप समझिए ये लगा नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे लेके आए हो आसपास। अब भैया यहाँ पे आपको चिपकाना तो पड़ेगा ना। आप ये समझ लीजिए कि ये जो कैंची मैंने बनाई है इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया? इसको हम लोग जानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये भैया एक कैटलिस्ट है, जो क्या करता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। ठीक है, अब ये चीज आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगी। देखिए अब हमने काटा है, तो यार हमें चिपकाने के लिए तो कुछ चाहिए, कोई तो एक चीज चाहिए होगी जिससे ये चिपक जाए इजीली, इससे ये इजीली चिपक जाए। कुछ तो ऐसा चाहिए होगा। ये अभी चिपका तो पाए नहीं हम, अभी तो हम सिर्फ पास लेके आए, लेकिन अब ये चिपक जाए इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक चीज चाहिए होगी जिससे वो आराम से चिपक जाए, तो एक ग्लू चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूं आपके ग्लू की बॉटल। ये जो बॉटल है ये किस चीज की है? ग्लू की। आपको क्या चाहिए? ग्लू चाहिए, जिसको आप यहाँ पे यूज कर लो और ये क्या हो जाए? चिपक जाए। कुछ इस तरीके से हमने देखा कि हमें एक बॉटल चाहिए ग्लू की, जिसको हम डाल दें और वो चिपक जाए। तो अब क्या होता है ना सर, अब इसके बाद जब आपने चिपका दिया इसको, तो ये जो चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज किया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लाइगेज एंजाइम। इसके लिए भी एक एंजाइम ही होता है लाइगेज, LIGASE, लाइगेज एंजाइम। इसके लिए क्या यूज होता है? लाइगेज एंजाइम। और इसको अगर मैं आगे बात करूं तो ये किस तरीके से बन जाता है चिपकने के बाद? चिपकने के बाद ये भैया आपका ऐसे था, और ये आपका क्या बन जाएगा लास्ट में? ये आपका कुछ इस प्रकार से इससे आके चिपक जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये चिपक जाएगा बढ़िया से, मस्त। अब ये क्या हुआ? ये जो पार्ट था ये प्रोड्यूस करने लगा इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगा, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या?
सर इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या डीएनए। क्या डीएनए। इस तरीके से हम लोग ने ये समझा कि भैया जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो किस तरीके से काम करता है। हमने क्या किया, एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, उसका हमने एक प्लाज्मिड निकाला। क्यों? क्योंकि भाई वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था अच्छी तरीके से। हमें पता लग गया कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब हमें ये पता लग गया कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है तो हमने उसका प्लाज्मिड निकाला। हमने ये पता किया कि कहाँ से वो हमारी जो बॉडी है, फॉरेन जो डीएनए है वो क्या चीज़ में, इंसुलिन की मैं पर्टिकुलरली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी भी चीज़ में यूज हो सकता है, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली लेकिन मैं इंसुलिन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ईजी है समझना। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया प्लाज्मिड निकाला, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन जो पार्ट इंसुलिन नहीं बना रहा था उसको हटाया। उसके बाद हटाया किससे, जो काटा मैंने, जो मॉलिक्यूलर सीजर यूज किया था वो क्या था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, कैटलिस्ट जैसा काम करता है। और जिस चीज से हमने चिपकाया वो क्या था, ग्लू, लाइगेज। क्लियर? लाइगेज उसे कहते हैं, लाइगेज। वो भी क्या है, लाइगेज एक एंजाइम है, वो भी उसी तरीके, उससे हमने क्या कर दिया, चिपका दिया, वो ग्लू जैसा काम करेगा। और उसके बाद जो हमें मिला वो क्या मिला, हमको मिला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद हमको मिला, इतना कुछ करने के बाद, ये प्लाज्मिड लिया, ये फॉरेन डीएनए लिया, उसके बाद जो चीज आपको उसमें काट पीट के सारी चीजें की हैं, उसके बाद हमको क्या मिला है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिला है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इससे हमने ना काफी कुछ किया यार, हमें पता लगा कि यार हमारे पास काफी अच्छी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी आ सकती है, हम लोग और ज्यादा इसमें एनहांसमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे और पता किया इसके बारे में कि भाई देखिए और क्या क्या मिल सकता है। तो क्या पता लगता है लास्ट में कि यार एक और चीज है, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम जिसे कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो था, अब इसके बारे में हमें थोड़ा पता लगा कि देखिए ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये वहां पे कट कैसे कर रहा है। आप तो कट नहीं कर रहे हो, है ना, आप तो नहीं कर रहे हो कट, लेकिन वो वहीं पे कैसे कट कर रहा है जहां पे इंसुलिन आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसी जगह पे कैसे कट कर रहा है, हमें ये जानना है कि सर उसी जगह पे कैसे आप वो कट कर रहे हो। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, फिर हमें पता लगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये ना, ये कुछ प्रकार के मिले हमें, प्रकार इन द सेंस वर्गीकरण हुआ इनका, या सॉरी मैं यहाँ पे हिंदी में क्लासेस दे रहा हूँ तो ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ, मतलब इसके मुझे कुछ टाइप्स मिले। और पहला टाइप जो हमने देखा वो क्या था, एक्सोन्यूक्लियस। और दूसरा क्या हमने देखा, हमने एक और चीज देखी जिसको हम लोग बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस। अब ये सर क्यों हुआ, अब ये चीज क्यों हुआ, देखिए सर, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, सर क्या समझ में आ रहा है, एंडो मीन समझ में आता है, एंडो या एक्सो, इसके वर्ड्स से ही देख लीजिए आप। तो कहने का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये मॉलिक्यूलर सीजर है ना, ठीक है। अब इसका काम क्या है, कट करने का, कैंची जैसा इसका काम है। तो ये जो एंजाइम है ना, ये क्या करेगा, जो एक्सोन्यूक्लियस होगा, सॉरी एक्सोन्यूक्लियस, ये जो आपका डीएनए है, ये जो डीएनए, इसको ना ये बाहर से कट करेगा, इसको यहां से और यहां से आउटर एरिया से कट करेगा, आउटर से। आउटर से ये कट करेगा। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है ना, एंडोन्यूक्लियस, इसके पास कैपेबिलिटी है कि अगर आपका ये डीएनए है तो ये क्या कर ले, इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर आपका ये डीएनए तो वो आराम से कहीं भी जाके कट लगा सकता है, वो कहीं भी जाके कट लगा सकता है। मान लीजिए ये दिक्कत है यहाँ पे, इसको आया, इसने फटाफट
इतने पार्ट को हटा दिया, और इतने पार्ट को हटा दिया आपने, आराम से काम बन गया आपका। इनर ये इनर से कट करेगा, अंदर से कट करेगा। होप ये आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ये किस तरीके से काम करता है। अब इनर से मतलब समझो, देखो ये आउटर से मतलब ये बाहर की जो चीजें होंगी उसको हटा सकता है, लेकिन ये जो एंडोन्यूक्लियस है, ये इनर, कहीं भी कोई दिक्कत है वहां पे पहुंच सकता है। तो ज्यादा एडवांस कौन सा होगा, ज्यादा एडवांस कौन सा होगा भाई, एंडोन्यूक्लियस ना, क्योंकि इसके साथ क्या है कि इसको आप बता दो कि भाई देखो यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ये जाएगा और यहाँ पे कट लगा के चला आएगा। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस है उसको पता है कि बाहर बाहर से हमें काट पीट करना है, बस। क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है ये किसकी है, एंडोन्यूक्लियस की। तो हमने अभी तक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम आते हैं जीन एडिटिंग के बारे में। अब जीन एडिटिंग, यार देखो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, ये तो हमने समझा कि कोई चीज हमारे अंदर खराब हो गई, उसको चेंज करने के लिए, वो डिसऑर्डर को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, वो डिसऑर्डर को। लेकिन जीन एडिटिंग क्या होता है, जीन एडिटिंग में फॉरेन एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है। फॉरेन एलिमेंट आपका हो उसका जरूरत नहीं है। तो अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, ये जीन एडिटिंग से कैसे डिफरेंट है, हम यही देखने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे किसकी, हमारे जीन एडिटिंग की। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी प्रॉपरली कि भाई क्या करते थे, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इसको कहते हैं। और क्या करते हैं इसमें कि हमने अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, उसके साथ हमने फॉरेन एलिमेंट लिया, फॉरेन डीएनए लिया, उसके साथ हमने ग्लू से चिपका दिया। ग्लू क्या था हमारा, लाइगेज एलिमेंट, लाइगेज एंजाइम, और रिस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूल्स जो था हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो था मॉलिक्यूलर सिजर के जैसा, कैटलिस्ट जैसा काम करता था, साथ में हमको मिल गया सब कुछ। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं जीन एडिटिंग की। ये हमारा क्या है, जीन एडिटिंग, हमारा जीन एडिटिंग। अब सर आपने शायद नाम सुना होगा क्रिस्पर कैस9, ये क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब देखिए हमने क्या बोला अभी, हमने बोला क्रिस्पर कैस9 ये एक प्रकार का जो हमारा जीन एडिटिंग का ही चीज है। क्रिस्पर कैस9। अब होता क्या है ना, होता क्या है कि देखिए ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है ना, हमने कोई बैक्टीरिया, उसका हमने क्या देखा, जीनोम देखा। मतलब जीनोम क्या होता है, हमने एक बैक्टीरिया लिया और उसका हमने क्या देखा, जीनोम। अब ये सर ये जीनोम होता क्या है, जीनोम क्या होता है सर, बार बार जीनोम जीनोम कर रहे हो, इसका मतलब होता है पूरा डीएनए, पूरा डीएनए मतलब सारे सीक्वेंस। जैसे कि भाई देखिए कुछ इस प्रकार से हमने क्या देखा, कुछ सीक्वेंसेस बने, कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ सीक्वेंसेस बने, हमने ये देखा। हमने ये देखा कि कुछ ऐसे सीक्वेंसेस बने सर, ठीक है। अब ये जो हमने जब देखो, और देखो आप एक चीज देखो कि सारे सीक्वेंस एक ही तरीके के लगेंगे लगभग, मतलब इसको आप या इधर से देख लो या इधर से देख लो, ऐसे। मतलब ये थोड़ा हमारा पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम मतलब मालूम है, दोनों तरफ से सेम, पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर में है, पैलिंड्रोमिक सीरीज में, मतलब कि भैया इसको हम इधर से इधर चलें, इधर से इधर चलें या इधर से इधर चलें, हमें सेम ही मिलेगा दोनों। मतलब कि आपने वो वर्ड सुना है मलयालम,
अब इसको इधर से इधर पढ़ो, मलयालम लिखा है, और इधर से इधर पढ़ो फिर भी मलयालम लिखा है। डालडा, सॉरी डालडा, इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, सेम है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हमने देखा कि यार इधर से चल रहे हैं तब भी हमें सेम मिल रहा है, और इधर से चल रहे हैं तब भी हमें सेम सीक्वेंस मिल रहा है। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। सीक्वेंस तो सेम है। अब ये जो क्रिस्पर है ये क्या है, ये जो क्रिस्पर है अब ये है क्या, ये क्रिस्पर क्या है। तो क्रिस्पर का जो फुल फॉर्म है ना, ये है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड। लिख देता हूं, इंटरस्पेस्ड शॉर्ट, और ये जो पी है ना इसी को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक। रिपीट्स, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई। क्यों, देखिए भैया क्लस्टर्ड है, हाँ हाँ गुच्छे में है, बिल्कुल है। और रेगुलरली है, देखिए बिल्कुल रेगुलर है, सारी चीजें रेगुलर है। इंटरस्पेस्ड है, हाँ भाई स्पेस भी है बीच में। और शॉर्ट पैलिंड्रोमिक है, बिल्कुल इधर से पढ़ो या इधर से, दोनों सेम जगह है। अब ये ठीक है, ये तो क्रिस्पर के बारे में आपने सर बता दिया सर, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई। क्रिस्पर तो बता दिया आपने, ये Cas9 क्या है, ये Cas9 क्या है, ये जो सर Cas9 है ये क्या है सर। ये कुछ नहीं है, एक तरीके का प्रोटीन है जो क्या करता है, जो काम कर रहा है किस चीज के ऊपर, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना उसी जैसा काम कर रहा है। ये क्या काम करेगा, वर्क एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वर्क एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसके पास ना तीन चीजें होती हैं, एक गाइड आरएनए होता है, ठीक है, और एक Cas9 होता है, एक डीएनए होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और आपको पता है मैं बाहर आया हूं और मेरी क्लास है अभी, तो इस चीज को मैं बाद में डिस्कशन करूंगा अगले नेक्स्ट उसमें क्लास में। लेकिन आप ये समझिए कि क्रिस्पर, जो क्रिस्पर है ना, यहां तक हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया है, सीक्वेंस पढ़ लिया है, जीनोम पढ़ लिया है। Cas9 के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं, कल की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और कल मेरी क्लास मॉर्निंग की है। अभी तो चलो यार जैसे थोड़ा सा ऐसी होती है क्लास, जैसे 10 बजे स्टार्ट होगी तो मैं पहले उठ के बना देता हूँ। कल जो मेरी क्लास है वो थोड़ी अर्ली है ना, अर्ली मॉर्निंग की क्लास है, 7 o'clock की क्लास होगी, और फिर लेट नाइट तक चलती है। जैसे जो बैचेस चल रहे हैं इस टाइम हमारे यहाँ 4 बैचेस चल रहे हैं, 4 बैचेस चल रहे हैं, और उस 4 बैचेस में मेरी क्लास 3-3 घंटे की, तो यार 12 घंटे की जो लेक्चर देने के बाद, 12-15 घंटे जो लेक्चर देने के बाद, उसके बाद आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि आप फिर आके वीडियो रिकॉर्ड करो, राइट। तो ये पर्टिकुलरली जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये मेरे अपने लिए है, अपने चैनल के लिए है। बट जो हम लोग क्लासेस चला रहे हैं वो कुछ अलग प्रकार की, मुझे गेस्ट लेक्चर के तौर पे बुलाया गया है यहाँ पे। मैं आपको वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, शॉर्ट्स के तौर पे मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। बाकी जो आगे चीज़ें हैं वो आगे चीज़ें होती रहेंगी। जिस तरीके से मैं एक बार यहाँ से फ्री हो जाऊँ फिर मैं रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियोस हैं समझ में आ रही होंगी प्रॉपर तरीके से। देखिए, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या चीज़ें किस तरीके से लेके आई जा रही हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको डेफिनेटली सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और ऐसा नहीं कहूँगा कि वन मैन आर्मी जैसा ये चैनल चलाऊंगा, बट देखो मेरा मकसद इस चैनल को चलाने का सिर्फ वो ये है कि यार जिनके पास, जैसे जो लोग कोचिंग वगैरह पे बिलीव नहीं करते, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे इतना कोचिंग फ्रूटफुल अपने लिए नहीं लगती है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। तो जिनको वो गाइडेंस चाहिए, नॉर्मल गाइडेंस, उनके लिए ये बहुत अच्छा चैनल है। और दूसरी चीज़, मेरा मकसद है कि भाई आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। डेली 1 घंटे ही वीडियो देखो, लेकिन एटलीस्ट देख तो रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना यूपीएससी में, उनकी ज़्यादा होती है पास होने की जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, रादर देन जो एक महीना 6-6 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद 2 महीने 1 भी घंटा नहीं पढ़ा, वो कोई वर्क नहीं करेगा उसमें। तो मैं इसी तरीके से सीरीज लेके आता रहूँगा,
2025 के लिए अभी थोड़ा सा रश है, इस वजह से मैं ये सारी सीरीज लेके आ रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट करिए, जब आपकी चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी तो मैं प्रॉपर एक सीरीज लेके आऊंगा, और दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना है इसका। आप आइए, आपको अगर नॉर्मल चीजें पता करनी है, थोड़ी नॉर्मल गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलने वाली है अभी के लिए, राइट। कुछ एक्स्ट्रा चीजों में जहां मेरा यार मॉनेटरी बेस पे लगेगा तो शायद थोड़ा सा मुझे भी नीड होगी आप लोग के सपोर्ट की, तो वो चीजें अभी नहीं है, तो अभी मेरे को भी पैसे की जरूरत नहीं है इस चैनल में। बाकी मैं जो जहां पढ़ा रहा हूँ इट इज इनफ फॉर मी। बाकी चीजें ऐसी हैं कि यार इसमें आप ही का रिवीजन होगा, डेली हम लोग रिवीजन सेशन करेंगे। जब 25 का जो अभी मई में पेपर लगा है ना, कमिंग में, इसमें जो पेपर लगा है, वो जब पेपर एक बार हो जाए, फिर जब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा पूरी सीरीज, तो उसमें हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि साइंस टेक स्टार्ट किया, साइंस टेक लगातार पढ़ने लगे, इस तरीके से नहीं। उसमें डे फिक्स होगा, जैसे आज हमने पॉलिटी पढ़ा, कल हम कुछ और पढ़ेंगे। तो अभी करंटली मैं पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक का लेक्चरर हूं, मैं लेक्चर्स देता हूं जा जाके हर जगह पे। तो ये जो चीजें हैं ना, हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं। जैसे कोचिंग का शेड्यूल होता है, हम उसी तरीके से इस चैनल पे भी करने वाले हैं, और अच्छी तरीके से, नॉट वेरी अनप्रोफेशनली। आपको मैनेज जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जो कंटेंट होगा, जो एक टाइम टेबल होगा, वो बड़ा फिक्स रहेगा। इस दिन ये पढ़ना है तो मिलना ही मिलना है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे साइंस टेक स्टार्ट किया तो साइंस टेक पढ़ रहा है 1 महीना, पॉलिटी स्टार्ट किया तो 1 महीना पूरा पॉलिटी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। 3 दिन पॉलिटी, फिर 3 दिन साइंस टेक, ऐसे ऐसे हो सकता है। या 2-2 घंटे की क्लासेस लगा दी, कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि यार आप भी बोर ना हो, मैं भी पढ़ाते हुए बोर ना हो, राइट। तो अभी के लिए फिलहाल इतना आप लोग ने पढ़ लिया है। मेरे पास थोड़ा टाइम का यार कॉन्स्टेंट है, इस वजह से मैं इसको अभी यहाँ एंड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आज जीन एडिटिंग पूरा खत्म कर देता। और ट्रस्ट में, जब सीरीज चलेगी ना, तो ये सारे चैप्टर एक बार में खत्म होंगे। टोटल साइंस टेक को खत्म करने के लिए 45 से 50 घंटे की नीड होती है, और अगर साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाए तो 60 to 70 आवर्स, दैट्स इट, उससे ज्यादा नीड नहीं पड़ती है। ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाने चाहता हूँ तो ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में हो सकता है थोड़ा कम लगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, प्लस माइनस हर जगह चलता है। बाकी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे की बातों पे कंटिन्यू करेंगे, बातों को देखेंगे आगे किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ और सेटअप करने वाला हूँ, जैसे मैं माइक वगैरह ले लूंगा, तो आपको मेरी वॉइस थोड़ी और क्लियर सुनाई देगी। और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, मैंने फर्स्ट अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो आई होप आप इस चीज को मैनेज करोगे। मैं अपने होम टाउन पहुंच के सारी चीजों को अच्छी तरीके से आप लोग को पोर्ट्रे करके, सब अच्छे तरीके से बता के ही मैं आगे चीजों को स्टार्ट करूंगा। सीरीज के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, और उसके बाद ही स्टार्ट करने वाले हैं किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। ट्रस्ट मी, शुरू में 26 के लिए जो जा रहे हैं, शुरू में मोटिवेशन बनाना इज वेरी टफ। वही मैं आपको दूंगा कि आप एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहो, दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लो, इनफ है। बस कंसिस्टेंटली पढ़ो उसको। संडे ब्रेक्स रहेंगे हमारे, वो हम लोग आगे आने वाले, उसमें जब हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे तो बात करेंगे। अब आई विल टेक अ लीव नाउ। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।